नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है अपनी, वो जो लास्ट वीडियो अपन ने पढ़ी थी उर्वरक, उसी के आगे की रहने वाली है। इन उर्वरकों के प्रयोग करने की विधियों के ऊपर। तो आज का जो बेसिक वीडियो अपना, वो उर्वरकों के प्रयोग की विधि के ऊपर निर्भर रहने वाला है। अब देखो, आपके जेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो उर्वरक होते हैं कौन सी विधि के द्वारा दिए जाते हैं, कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है। तो इन्हीं के बारे में आज के वीडियो में अध्ययन करें। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं उर्वरकों के प्रयोग की विधियों में, तो उर्वरकों के प्रयोग की विधि सबसे पहले दो भागों में बांटी गई है। पहली है ठोस रूप में। देखो, उर्वरकों को अपन ठोस रूप में भी प्रयोग में लाते हैं और द्रव रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। ठोस रूप की बात करें तो ठोस रूप में ज्यादातर उर्वरक प्रयोग में लाते हैं। द्रव रूप में बहुत कम उर्वरकों को प्रयोग में लाया जाता है, घोल बनाकर प्रयोग में लाया जाता है। तो मुख्य रूप से उर्वरकों को किस रूप में प्रयोग में लाया जाता है? ठोस रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अब जो ठोस रूप की विधियां है, इनमें जो सबसे पहले और सबसे अधिक काम में ली जाती है वो विधि है छिटकवा विधि। पहली विधि कौन सी है? छिटकवा विधि। इसमें क्या किया जाता है? उर्वरक को खेत में क्या किया जाता है? छिटका जाता है। छिड़कवा विधि सामान्यतः किसान के खेत पर काम में ली जाती है, जिसमें उर्वरक को किसान के खेत पर क्या कर दिया जाता है? छिटक दिया जाता है, जिसे बखेर दिया जाता है। साधारणतः जो आप घर पर देखते हो कि बरसात से पहले या फिर सिंचाई के समय जब किसान उर्वरक देता है तो कौन सी विधि से देता है? छिटकवा विधि से। तो सर्वाधिक काम में आने वाली विधि कौन सी है? छिटकवा विधि। अब छिटकवा विधि भी दो प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है? बुआई के समय। और दूसरा कब प्रयोग में लाया जाता है? खड़ी फसल में। तो ये उर्वरक के प्रयोग की विधि है। ठीक है, बुआई के समय जब उर्वरक की बात कर रहे हैं अपन, तो छिटकवा विधि में जो बुआई के समय उर्वरक काम में लिया जाता है, इस विधि को अपन बोलते हैं कि यहाँ पे जो उर्वरक को छिटका जाएगा वो किस समय छिटका जाएगा? बुआई के समय। और इसमें खड़ी फसल में। बुआई के समय जो छिटका जाता है उसको अपन बोलते हैं बेसल ड्रेसिंग। ठीक है, तो इसमें कब किया जाता है? बुआई के समय। यानी बुआई के समय खेत में उर्वरक को छिड़का जाता है, जबकि खड़ी फसल में क्या किया जाता है? जब फसल खड़ी रहती है, खेत में रहती है, उसी समय क्या किया जाता है? उर्वरक को छिटका जाता है। दूसरी विधि की बात करें तो दूसरी विधि होती है स्थापन विधि। अगर इंग्लिश में बात करें तो आपका इसको बोलते हैं अपन प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। ऐसे ही छिड़कवा विधि की बात करें तो इसको बोलते हैं अपन ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, अब देखो, संस्थापन या स्थापन विधि की बात करें तो इस विधि का प्रयोग सामान्यतः कौन सी अवस्था में किया जाता है? जब पौधे या बीज की स्थिति का ध्यान नहीं रखा जाता है। यानी इस स्थिति में बीज या पौधे की स्थिति का ध्यान नहीं रखा जाता है। और इस विधि को भी मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। कौन कौन से तीन भाग है? सबसे पहले भाग की अपन बात करते हैं तो आपका आता है जो संस्थापन किया जाता है। देखो, संस्थापन की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे देखो कतार में संस्थापन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कतार के अंदर क्या किया जाएगा? उर्वरक को ढाल दिया जाएगा एक कतार के अंदर। जैसे अपन ने बात की कतार संस्थापन, इस विधि में क्या करेंगे अपन? जैसे आपका खेत है, खेत में क्या होगा? बहुत सारी कतारें होगी, बहुत सारी लाइनें होगी। तो इन लाइनों में क्या किया जाता है? उर्वरक को ढाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं अपन कतार संस्थापन। ठीक है, दूसरा होता है अपना गहरा संस्थापन विधि। गहरा संस्थापन विधि के अंदर अपन क्या देते हैं, या स्थापन विधि के अंदर क्या दिया जाता है? जो उर्वरक को दिया जाता है वो जड़ क्षेत्र में दिया जाता है, यानी बीज से नीचे या जड़ वाले क्षेत्र में दिया जाता है। जो तीसरी विधि आती है वो होती है अधोभूमि या अधो मृदा संस्थापन। इसमें क्या किया जाता है? जो उर्वरक का प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है?
सब सरफेस सोइल या नीचे की मृदा में 15 सेंटीमीटर से नीचे की मृदा में प्रयोग में लाया जाता है, यानी गहराई में वो प्रयोग में लाया जाता है। सबसे कम गहराई में कतार संस्थापन ऊपर की तरफ होता है, गहरा संस्थापन जड़ क्षेत्र में दिया जाता है, और उससे भी नीचे क्या दिया जाता है, अधो संस्थापन विधि से। ठीक है, तो ये दो विधि हो गई आपकी। पहली छिटकवा विधि में सामान्य प्रयोग में लाया जाता है, इसमें उर्वरक को छिटका जाता है, एक तो बुआई के समय, एक खड़ी फसल में। दूसरा हो गया संस्थापन या स्थापन विधि, इसमें कतार में स्थापन किया जाता है, गहरा स्थापन विधि में जड़ क्षेत्र में, और अधो मृदा में जड़ से भी नीचे किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो तीसरी विधि है और अपन बात करेंगे, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अपन बात कर सकते हैं, अलग अलग सब विधियां या अलग अलग उनकी भी विधियां होती है। तो उसमें को अपन बोलते हैं स्थानीयकृत संस्थापन या स्थापन, स्थानीयकृत स्थापन विधि। इस विधि में क्या किया जाता है, किसी स्थान विशेष पर उर्वरक को ढाला जाता है। ठीक है, देखो अपन ने छिटकवा विधि भी पढ़ी थी, उसमें कैसे डाल दिया। ठीक है, दूसरा अपन ने पढ़ा था स्थापन विधि, उसमें क्या कर रहे हैं, किसी विशेष जगह तो डाल रहे हैं, लेकिन बीज का ध्यान नहीं रख रहे हैं, पौधे का ध्यान नहीं रख रहे कि पौधा कहाँ था। लेकिन स्थानीयकृत स्थापन विधि में पौधे और बीज दोनों का ही ध्यान रखा जाता है। और ये कब प्रयोग में लाई जाती है, जब उर्वरक की मात्रा क्या होती है, कम होती है, या कम मात्रा में उर्वरक देना होता है, उस समय स्थानीयकृत संस्थापन विधि प्रयोग में लाई जाती है। जब उर्वरक की मात्रा ज्यादा होती है तो आप स्थापन विधि काम में ला सकते हो। स्थानीयकृत स्थापन विधि किसी स्थान विशेष पर या पौधे और बीज को ध्यान में रखते हुए उर्वरक का कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इस विधि की बात करें तो इस विधि के अंदर बहुत सारी अलग अलग विधियां आती। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो कूड़ संस्थापन विधि आती है। तो पहले अगर अपन बात करें कूड़ संस्थापन विधि या स्थापन विधि, इसमें क्या किया जाता है, कूड़ में दिया जाता है, या अपन बात कर सकते हैं आपके जो लाइनें बनी है खेत में फसल की बुआई के समय, उन लाइनों में दिया जाता है। जैसे वहां पे पंक्ति में दिया जा रहा था, वैसे यहाँ पे कूड़ में दिया जाता है। जो कूड़ बन जाता है, जब आप बुआई करते तो बीच में जो गहरा खड्डा बन जाता है, कूड़ बन जाता है, उस कूड़ में आप क्या कर दोगे, उर्वरक को प्रयोग में लाओगे। दूसरा अगर इस विधि की बात करें, देखो स्थानीयकृत संस्थापन विधि में ही पढ़ रहे हैं। पहला कूड़ संस्थापन हो गया, कूड़ में या नाली में देंगे, जो नाली बन जाती है उस नाली में अपन दे देंगे। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं टीला संस्थापन विधि या टीला स्थापन विधि। इस विधि के अंदर कब प्रयोग में लाई जाती है, सबसे पहले बात करें, ये विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब पौधे से पौधे की दूरी कितनी होती है, अधिक होती है और 1 मीटर से ज्यादा होती है। जैसे अपन बात करें आलू और मक्का में इसको सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। तो आलू और मक्का के लिए ये विधि उपयुक्त मानी जाती है, या आलू और मक्का में इस विधि को सर्वाधिक काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें तीसरी की, तो थर्ड विधि कौन सी आती है इसकी, गोली संस्थापन विधि या गोली स्थापन विधि। इसमें क्या किया जाता है, इसमें उर्वरक और मृदा की 1:10 में क्या बनाई जाती है, छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है, और उन छोटी छोटी गोलियों के चारों तरफ क्या की जाती है, पैराफिन की क्या चढ़ा दी जाती है, एक परत चढ़ा दी जाती है। इन गोली के चारों तरफ क्या कर दिया जाता है, पैराफिन की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे ये गोली आसानी से पिघले ना। जो गोली संस्थापन विधि है, इसमें उर्वरक और मृदा का जो अनुपात होता है वो ध्यान रखना है, 1:10 के अनुपात में मृदा और उर्वरक को मिलाकर गोलियां बनाई जाती है, और उन गोलियों की चारों तरफ क्या कर दी जाती है, पैराफिन की परत चढ़ा दी जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है, पैराफिन की परत। अब ये पैराफिन की जो परत है ये क्या करती है, जल अवरोधक का कार्य करती है, यानी इसको घुलने से बचाती है, जिससे क्या हो, ये लंबे समय तक पौधों को प्राप्त हो सके। तो ये विधि सामान्यतः वहां काम में ली जाती है जहां पे पोषक तत्वों का जो निक्षालन होता है या जो जल का भराव होता है अधिक होता है। जल का भराव अधिक होगा
तो पौधों में या अपन बात करें मृदा में जो पोषक तत्व होंगे उनका निक्षालन भी अधिक होगा। इन निक्षालन के फलस्वरूप पोषक तत्वों की हानि भी अधिक होगी। तो इस हानि को कम करने के लिए इसके ऊपर क्या कर देंगे, अपन पैराफिन की परत चढ़ा देंगे। इन गोलियों के ऊपर, ये जो छोटी छोटी गोलियां बनी थी, इन गोलियों के ऊपर पैराफिन की परत चढ़ाने की वजह से क्या होंगे, ये लंबे समय तक प्राप्त हो पाएंगे या लंबे समय तक पौधों को मिल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे अपन कहां डालते हैं, पौधे के बगल में। ठीक है, तो चौथी विधि होगी पौधे के बगल में। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो उर्वरक होगा वो कहां डाला जाएगा, पौधे की जड़ों के पास में या पौधे के बगल में क्या कर दिया जाएगा, उर्वरक को ढाल दिया जाएगा। या अपन बोल सकते हैं उर्वरक का प्रयोग पौधे के बगल में या पौधे के साइड में किया जाता है, लेकिन वो पौधे के पास में ही होगा। अगर पांचवी विधि की बात करें तो पांचवी विधि होगी पौधे के साथ में या बीज के साथ में। इस विधि में क्या किया जाएगा, उर्वरक को बीज के साथ मिलाकर बुआई कर दी जाएगी, बीज के साथ में मिलाकर डाल दिया जाएगा। तो ये 5 विधियां हैं स्थानीयकृत विधि की। जब उर्वरक की मात्रा कम प्रयोग में लाई जाती है तो इस प्रकार की विधि को अपन प्रयोग में लाते हैं, जहां पे स्थान विशेष को ध्यान में रखते हुए उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। जहां जरूरत नहीं होती वहां पे उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिससे उर्वरक की मात्रा अपने पास बची हुई रह जाएगी। कूड़ संस्थापन में पंक्तियों में या फिर कूड़ों में या फिर नालियों में क्या किया जाता है, उर्वरक को दिया जाता है। टीला में क्या किया जाता है, जब जो आलू और मक्का है जिनके पौधे दूर दूर होते हैं उनमें इस विधि का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। गोली में क्या किया जाता है, गोली बनाई जाती है उर्वरक और मृदा की मिलाकर, जिसके ऊपर पैराफिन की परत चढ़ा दी जाती है, जो क्या करती है, इसकी घोलक क्षमता को कम कर देती है, जो लंबे समय तक पौधों को प्राप्त हो जाए। पौधे के बगल में या फिर पौधों के साथ में अपन इनका प्रयोग और कर सकते हैं। तो ये 5 विधियां आती है स्थानीयकृत। ठोस है वो ज्यादातर अपन बात करें तो छिटकवा विधि के द्वारा ही दिए जाते हैं। अपन ने स्टार्ट में भी बात कर ली थी। ठोस विधियां सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरा बच गया है द्रव रूप में। देखो द्रव रूप भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जगह द्रव रूप भी ज्यादा कारगर साबित होता है। कौन सी जगह होता है वो अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जो द्रव रूप में उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, इसका सबसे पहला प्रयोग है पानीय छिड़काव। देखो उर्वरक का क्या किया जाता है, पानीय छिड़काव किया जाता है। उर्वरक को पानी में मिलाया जाएगा। किसमें मिलाया जाएगा, पानी में मिलाया जाएगा और फिर क्या किया जाएगा, इसको पौधों के ऊपर छिटक दिया जाएगा। किसके ऊपर छिटका जाएगा, पौधों के ऊपर छिटका जाएगा। इसमें क्या करेंगे अपन, उर्वरक और पानी का क्या बना लेंगे, घोल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उर्वरक और पानी का घोल बनाएंगे और ये घोल क्या करेगा, पौधे के ऊपर छिटका जाएगा। इसको अपन बोलते हैं, पौधों के ऊपर छिटका जाता है तो टॉप ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं इसको, टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग का मतलब क्या हुआ, पौधों के ऊपर छिटका जाता है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे अगर यूरिया का घोल बनाया जाता है तो वहां पे लगभग सांद्रता 2% तक रखी जाती है और 2% से वो 5% तक भी जा सकती है, लेकिन साधारण जो सांद्रता रखी जाती है घोल की वो 2% रखी जाती है। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा भी था कि अगर सूक्ष्म पोषक तत्व लेंगे तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो सांद्रता होगी वो कितनी रखी जाती है, 0.5%। यानी 100 लीटर में आधा किलोग्राम क्या डाला जाएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व डालेंगे। वहीं पे यूरिया के लिए 2% मतलब 100 किलोग्राम में 2 किलोग्राम यूरिया को ढालकर घोल बनाया जाएगा और इस घोल को पौधों के ऊपर छिड़क दिया जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे ये जो घोल बनाया जाता है, इस घोल को पौधों की पत्तियों के ऊपर छिड़का जाता है और पौधे की पत्तियों के ऊपर ये आसानी से चिपका रहे, इसके लिए एक चिपचिपा पदार्थ काम में लिया जाता है जिसका नाम है टिपोल। इस टिपोल को क्या किया जाता है, इस घोल में मिला दिया जाता है और फिर इसको पौधों के ऊपर छिड़का जाता है, जिससे लंबे समय तक क्या हो, ये पौधे की पत्तियों पर चिपका रहे और पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाए। या अपन दूसरी भाषा में बोले कि मृदा के में गिरने के पश्चात जो हानि हो रही है पोषक तत्वों की, वो हानि कम हो। पानी छिड़काव का पूर्ण तरीके से सदुपयोग हो, इसलिए टिपोल का प्रयोग करते हैं, जो क्या करता है, इन पोषक तत्वों को
पत्तियों पर या फिर पौधों के ऊपर चिपकाए रखने में सहायता प्रदान करता है। तो ये तो था पानीय छिड़काव। दूसरा नाम टॉप ड्रेसिंग है। सामान्यतः यूरिया के लिए 2% का घोल काम में लिया जाता है और सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए 0.5% का घोल काम में लिया जाता है। दूसरी विधि की बात करते हैं तो पानीय छिड़काव के अलावा, अब जैसे अपन ने पढ़ा था स्टार्ट में ही कि जो ठोस रूप की सबसे ज्यादातर काम में ली जाने वाली विधि थी वो छिटकवा विधि थी, ऐसे ही द्रव रूप की जो सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि है वो है पानीय छिड़काव। पानीय छिड़काव को सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे ही अगर अपन बात करें ठोस में, तो ठोस में छिटकवा विधि सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। अगर ओवरऑल बात करें द्रव और ठोस दोनों में, तो दोनों में से सबसे ज्यादा छिटकवा विधि काम में ली जाती। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं स्टार्टर विलियन के रूप में, देखो स्टार्टर विलियन क्या होता है कि जब पौधा उगाया जाता है उस समय स्टार्टर विलियन के रूप में जो उर्वरक होते हैं या फिर अपन बात करते हैं उर्वरक और जल का घोल मिलाकर प्रयोग में लाया जाता है जो स्टार्ट में पौधों को पोषक तत्व प्रदान करे। इसके लिए जो घोल काम में लिया जाता है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का होता है, जिसकी सांद्रता कितनी होती है 1:2:1 या फिर 2:1:1। ये निर्भर करता है कि आप कौन से फसल के लिए इस स्टार्टर विलियन को प्रयोग में लाते हैं। स्टार्टर विलियन पौधे की शुरुआती वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जिसमें उर्वरक को एक घोल के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो होता है वो बीज के साथ या बीज को घोल में डुबोकर कर ले। तीसरी विधि है बीज को घोल में डुबोकर। देखो ये विधि कब प्रयोग में लाती है, जब एक एक बीज को हाथ से बुआई करनी होती है तो अपन क्या करेंगे, पहले सभी बीजों को जो उर्वरक का घोल है उसमें डुबो देंगे, उसके बाद एक एक बीज को निकालकर लगा देंगे। ये विधि ज्यादातर कारगर इतनी साबित होती नहीं। जो चौथी विधि है वो है इंजेक्शन विधि। इंजेक्शन विधि के अंदर क्या किया जाता है, जाइलम के अंदर क्या किया जाता है, एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें क्या होते हैं उर्वरक होते हैं। ये पौधों को सीधे उर्वरक प्रदान करने के लिए काम में ली जाती है, लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो पानीय छिड़काव से संबंधित ही आते। ठीक है, तो ये आपकी मुख्य द्रव की विधियां है और ठोस की विधि अपन ने पढ़ ली। ये सारे उर्वरक के प्रयोग करने की विधियां है। कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है, कौन सी विधि की क्या विशेषताएं हैं, ये सब अपन ने इस वीडियो में पढ़ लिया है। बहुत सी चीजें आपने जान ली होगी। अब अगर अपन बात करें उर्वरक में, तो उर्वरक में कुछ चीजें अगर और भी बात करें, वैसे ज्यादातर चीजें अपन ने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी, लेकिन कुछ चीजें और भी बच गई, तो उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे दो चीजें और पढ़ सकते हैं अपन, अम्ल तुल्यांक और क्षार तुल्यांक। देखो अम्ल तुल्यांक क्या बताता है और क्षार तुल्यांक क्या बताता है। अम्ल तुल्यांक की बात करें तो अम्ल तुल्यांक क्या बताता है कि आपने कोई भी अम्लीय उर्वरक प्रयोग में लाया तो उससे जो उत्पन्न अम्लता है, उस अम्लता को उदासीन करने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट आपने प्रयोग में लिया है, इसको अपन क्या बोलेंगे, अम्ल तुल्यांक। किसी अम्लीय उर्वरक को प्रयोग में लिया, उससे उत्पन्न अम्लता को उदासीन करने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट आपने प्रयोग में लिया, वो क्या कहलाएगा, उसका अम्ल तुल्यांक कहलाएगा। साधारणतः अपन ने पढ़ा था कि जो अमोनिकल उर्वरक होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे जैसे अमोनिया की मात्रा बढ़ती चली जाएगी अम्ल तुल्यांक भी बढ़ता चला जाएगा। तो सर्वाधिक अमोनिया किस में होती है, निर्जल अमोनिया में। और निर्जल अमोनिया में बात करें तो निर्जल अमोनिया में जो नाइट्रोजन होती है, अमोनिकल नाइट्रोजन होती है, वो लगभग 82.5% के आसपास होती है। अब अम्ल तुल्यांक क्या बताता है, जैसे आपने कोई 100 किलोग्राम अम्लीय उर्वरक प्रयोग में लाया तो उससे उत्पन्न अम्लता को उदासीन करने के लिए आपने कितना किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रयोग में लाया, यही क्या कहलाएगा, इसका अम्ल तुल्यांक कहलाएगा। तो निर्जल अमोनिया का जो अम्ल तुल्यांक होता है
148 केजी होता है। यानी अपन बोल सकते हैं कि आपने 148 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रयोग में लाया। कब? जब आपने 100 किलोग्राम का प्रयोग में लाया निर्जल अमोनिया। निर्जल अमोनिया के 100 किलोग्राम प्रयोग से उत्पन्न अम्लता को उदासीन करने के लिए 148 किलोग्राम क्या चाहिए आपको? कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। ऐसे दूसरा बात करें अपन अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में कितना होता है? 128 केजी। यानी आपने क्या किया है, अगर 100 किलोग्राम अमोनियम क्लोराइड प्रयोग में लाया है तो उसके उत्पन्न अम्लता को, या 100 किलोग्राम अमोनियम क्लोराइड से उत्पन्न अम्लता को उदासीन करने के लिए 128 किलोग्राम आपको क्या चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। ऐसे अगर अपन बात करते हैं अमोनियम सल्फेट की, तो अमोनियम सल्फेट का कितना होता है? 110 केजी। ऐसे अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट यूरिया की, तो यूरिया का कितना होता है? 80 किलोग्राम। ठीक है, तो निर्जल अमोनिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है? उसका अम्ल तुल्यांक होता है। कितना होता है निर्जल अमोनिया का? 148 केजी। ऐसे यूरिया का कितना होता है? 80 किलोग्राम होता है। अमोनियम सल्फेट का 110 किलोग्राम होता है। तो ये इसका क्या हो गया? अम्ल तुल्यांक हो गया। दूसरा बात करें सार तुल्यांक, तो सार तुल्यांक इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि किसी सारे उर्वरक के प्रयोग के पश्चात उससे उत्पन्न सार्यता को उदासीन करने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। तो सार तुल्यांक की बात करें तो सार तुल्यांक भी यही बताता है कि जो किसी क्षारीय उर्वरक के प्रयोग से जो उत्पन्न क्षारीयता है उस क्षारीयता को उदासीन करने के लिए आपने कितना किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रयोग में लाया। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट दोनों जगह कॉमन इसीलिए लिया है ताकि कोई यहाँ पे कन्वर्जन या कोई परिवर्तन ना आए। जबकि अपन बात करें क्षारीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, चूने का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे जब अम्ल तुल्यांक क्षार तुल्यांक पढ़ते हैं तो दोनों जगह कैल्शियम कार्बोनेट ही प्रयोग में लाते हैं। केवल ये यही प्रयोग में लाना है, ऐसा नहीं है जब क्षारीय मृदाओं के बारे में पढ़े तो वहां पे आप कैल्शियम कार्बोनेट या चूना कर दो, वहां नहीं करना है, वहां आपके जिप्सम ही आएगा। तो क्षार तुल्यांक क्या बताता है? किसी सारे उर्वरक के प्रयोग से उत्पन्न क्षारीयता को उदासीन करने के लिए कितना किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, वो क्या कहलाएगा? क्षार तुल्यांक कहलाएगा। सबसे ज्यादा जो क्षारीय तुल्यांक होता है या क्षार तुल्यांक होता है वो कैल्शियम साइनेमाइड का होता है। कितना होता है? 61 केजी। यानी अपन बोल सकते हैं कि 100 किलोग्राम कैल्शियम साइनेमाइड प्रयोग में लाया तो उससे आपसे उत्पन्न जो क्षारीयता होगी वो कितनी होगी? 61 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की जितनी होगी, या उससे उत्पन्न क्षारीयता को उदासीन करने के लिए 61 किलोग्राम आपने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया। ऐसे अपन बात करें सोडियम नाइट्रेट की, तो सोडियम नाइट्रेट का कितना होता है? 29 किलोग्राम। यानी 100 किलोग्राम सोडियम नाइट्रेट प्रयोग किया आपने तो उससे उत्पन्न क्षारीयता को उदासीन करने के लिए आपको कितना चाहिए? 29 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। ऐसे अपन बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट की, तो कैल्शियम नाइट्रेट का कितना होता है? 21 केजी। यानी आपने कैल्शियम नाइट्रेट प्रयोग में लाया है 100 किलोग्राम तो उससे उत्पन्न क्षारीयता को उदासीन करने के लिए आपको कितना चाहिए? 21 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। तो ये था आपका अम्ल तुल्यांक और क्षार तुल्यांक। दोनों क्या बताता है कि कौन सा उर्वरक अम्लता उत्पन्न करता है और कौन सा क्षारीयता उत्पन्न करता है। तो सर्वाधिक क्षारीयता कैल्शियम साइनेमाइड, ऐसे सर्वाधिक अम्लता निर्जल अमोनिया। तो ये था आपका अम्ल तुल्यांक और क्षार तुल्यांक। अब इनके अलावा जहां तक है उर्वरक के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए अपन ने, फिर भी कोई बच गया है तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आपका 1 या 2 वीडियो और आएंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। इसके अलावा अगर कुछ बात करें अपन तो बोरेक्स की बात कर लेते हैं। बोरेक्स में बोरोन कितना होता है? 10.5%। जबकि बोरिक अम्ल में बोरोन कितना होता है? 17%। ठीक है, बोरेक्स में 10.5% और बोरिक अम्ल में 17% क्या होता है? बोरोन होता है। आज की वीडियो में अपन यहीं तक लेने वाले हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।
और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।